हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, यूपी टेट, सुपर टेट और रीट की लगातार तैयारी के लिए आपके लिए जो क्लासेस लेकर आ रहे हैं उसमें आपको सफलता सेट के अंतर्गत अलग अलग महत्वपूर्ण क्वेश्चंस को पूरी व्याख्या के साथ बताते हुए चल रहे हैं। लास्ट क्लास में हम लोगों ने करंट अफेयर पढ़ा था और उसके पहले जो हमारा सफलता सेट का पहला पार्ट था उसमें हमने संस्कृत के बहुत ही चुनिंदा क्वेश्चंस को लिया था। आज की क्लास में आगे बढ़ते हैं, उन लोग कुछ हिंदी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को लेकर आए हैं। पूरा कंप्लीट हिंदी का सेट है। आप लोग अच्छे से क्वेश्चंस को देखिएगा, एक एक चीज को समझिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, बेल आइकन को प्रेस करके सभी क्लासेस को लगातार देखते रहिए। आपके लिए एकदम सिलेक्टेड क्लासेस लगातार आपके लिए लेकर आ रहे हैं और इन सभी पिछली क्लासेस को भी जरूर देख लीजिएगा। कम से कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा पोर्शन को कवर करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पहला क्वेश्चन दोस्तों आपके सामने आ चुका है, देखिएगा। यहाँ पर पहला क्वेश्चन आपको दिया गया कि संविधान के किस अनुच्छेद में देवनागरी लिपि में लिखित हिंदी को संघ की राष्ट्रभाषा घोषित किया गया है। तो यहाँ पर आपको बताना, जो संविधान के अंतर्गत हमारा अनुच्छेद बनाए गए उसके अंतर्गत राष्ट्रभाषा जो राजभाषा बनाई गई है हिंदी और देवनागरी लिपि, तो ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया गया है। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों ए नंबर ऑप्शन। अनुच्छेद 343 के अंतर्गत ये प्रावधान किया गया है कि राजभाषा हमारी जो है वो हिंदी रहेगी और लिखित देवनागरी लिपि का प्रयोग किया जाएगा। तो ए नंबर ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आपको पूरी व्याख्या के साथ बताएं तो 343 से लेकर 351 तक जो भी भाषाएं हैं उनका उल्लेख किया गया संविधान के अंतर्गत। साथ ही साथ जो भारत की राजभाषा हिंदी बनाई गई है 14 सितंबर 1949 को बनाई गई, याद रखिएगा। इसी वजह से हर वर्ष 14 सितंबर को हम हिंदी दिवस के रूप में मनाते हैं और ये अनुच्छेद 343 के अंतर्गत इसको रखा गया है। चलिए बढ़ते हैं सेकंड नंबर क्वेश्चन की ओर। तो निम्नलिखित शब्दों में से शुद्ध रूप बताना है। एक शब्द आपको दिया गया, इसके 4 रूप दिए गए, लेकिन हमको क्या करना, सिर्फ शुद्ध रूप का चयन करना है। इसी प्रकार का उज्ज्वल शब्द देखने को मिलता है, उसी प्रकार का शब्द है प्रज्वलित। तो इसमें आपको पहले भी बता चुके हैं कि प्रज्वल हो गया या उज्ज्वल हो गया, इनमें जा जो होता है वो आधा जा डबल बनता है, तभी हम उसको शुद्ध मानते हैं। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन जो दिया गया है वो बी नंबर ऑप्शन हो जाएगा। प्रज्वलित इस प्रकार से शुद्ध रूप में माना जाता है, तो बी नंबर ऑप्शन हम बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले थर्ड नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, देखिए जल्दी से। निर्गलन का तद्भव रूप क्या होगा। निर्गलन शब्द कैसा दिया गया, आपको तत्सम शब्द दिया गया। तत्सम शब्द हम आपको बता चुके हैं कैसे होते हैं, जो संस्कृत के सेम टू सेम हम हिंदी में प्रयोग करते हैं, संस्कृत भाषा के शब्द, लेकिन जब उनमें कोई विकार हो जाता, कोई परिवर्तन हो जाता है तो हम उनको तद्भव शब्द का नाम दे देते हैं। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, सही बी नंबर ऑप्शन है, निगलना। निर्गलन का तद्भव रूप जो होगा वो क्या हो जाएगा, निगलना हो जाएगा। तो हम लोग बी नंबर ऑप्शन टिक कर देंगे। आगे बढ़ते हैं हम लोग फोर्थ नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया, गाय का पर्याय इनमें से कौन सा नहीं है। यानी कि 3 आपको गाय के पर्यायवाची शब्द दिए गए, एक गलत दिया गया। तो आपको पता होगा दोस्तों, धेनु, गौ और सुरभि, ये तीनों आपके गाय के पर्यायवाची शब्द होते हैं जिनका अर्थ गाय होता है। लेकिन आपका डी नंबर ऑप्शन मंदार जो दिया गया, ये आपका गाय का पर्यायवाची नहीं है, बल्कि वृक्ष के रूप में इसको जाना जाता है। बाकी कोई इसमें से ऐसा नहीं है जो पर्यायवाची ना हो। तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को सबसे अलग कर देंगे। चलिए बढ़ते हैं 5 नंबर क्वेश्चन की ओर। तो अगला क्वेश्चन है, सापेक्ष शब्द का विलोम शब्द क्या हो जाएगा। शब्द आपके सामने इजी दिया गया, सापेक्ष। विलोम से 1 या 2 अंक के क्वेश्चन जरूर पूछे जाएंगे। तो जो कठिन या ज्यादा बार पूछे गए विलोम शब्द हैं उनकी आपको बाद में एक अलग से पूरी क्लास दे देंगे, वहां से आपको वो चीजें बिल्कुल क्लियर होती रहेंगी। तो यहां पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा दोस्तों सी नंबर ऑप्शन, निरपेक्ष। सापेक्ष का विलोम शब्द क्या होता है, निरपेक्ष होता है, याद कर लीजिएगा, सी नंबर ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले क्वेश्चन पर। अगला 6 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कि व्यक्ति जिसे भूमि के आंतरिक तत्वों की जानकारी हो के लिए समुचित शब्द क्या होगा। यानी कि वाक्यांश के लिए एक शब्द के रूप में यहां से आपको सही पर टिक करना, जिससे भूमि के यानी कि पृथ्वी के आंतरिक तत्वों की जानकारी, यानी कि जो पृथ्वी के अंदर की खोज करता, अंदर के चीजों के बारे में जानकारी रखता, उसे हम भूगर्भवेत्ता कहते हैं। यानी कि चारों ऑप्शंस में से आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, उसे हम भूगर्भवेत्ता के रूप में जानते हैं, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग 7 नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला क्वेश्चन आपके सामने दिया गया, कौन सा शब्द क्रिया विशेषण है। इनमें से आपके सामने ऑप्शंस दिए गए हैं, 7 नंबर क्वेश्चन है और यहां पर आपको बताना है क्रिया विशेषण कौन सा है। क्रिया विशेषण हम आपको पहले भी बता चुके हैं, जो क्रिया की विशेषता बताने वाले शब्द होते हैं
हैं उनको हम क्या कहते हैं, उनको हम क्रिया विशेषण कहते हैं। तो यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन क्या हो जाएगा दोस्तों, चलने के लिए हम प्रयोग करते हैं, यानी कि चलना क्या हो गई, क्रिया हो गई। और चलने के लिए जो हम प्रयोग करेंगे धीरे धीरे, तो वो आपका क्रिया विशेषण के रूप में आ जाएगा। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। धीरे धीरे जो है वो क्रिया विशेषण के रूप में यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। 8th नंबर क्वेश्चन पर क्या दिया गया कि कौन सा शब्द प्रत्यय से नहीं बना है, इनमें से कौन सा शब्द है जो प्रत्यय से नहीं बना। ऑप्शंस आपके सामने लिखे हैं, थोड़ा अलग क्वेश्चन है, थोड़ा कंफ्यूजिंग है, तो समझ लीजिएगा। और यहाँ पर आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी नंबर ऑप्शन, क्योंकि ये क्रिया के रूप में हम लोग प्रयोग कर रहे हैं। निगल निगल जो निगल शब्द आया है ये आपका प्रत्यय के रूप में नहीं बना है, तो यहाँ पर डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग अगले 9 नंबर क्वेश्चन पर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, समझिएगा, आंसर करिएगा। कम से कम समय में सभी क्वेश्चंस को आपको बहुत अच्छे ढंग से बताते चल रहे हैं। लगातार आप लोग कमेंट्स कर रहे हैं, आपको क्लासेस दे रहे हैं। कम्युनिटी टैब में भी आपसे डेली क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, उनको भी जरूर देखिएगा, समझिएगा और अधिक से अधिक शेयर करते रहिएगा। जो परिश्रम करेगा वह सफल होगा। वाक्य कैसा है, यानी कि जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। सीधी सी बात है, बिल्कुल सही बात कही गई है। और ये एक प्रकार से संकेत दिया गया है कि क्या, कि जो परिश्रम करेगा वो सफल होगा। ये आपका ए नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, याद कर लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग अगले 10 नंबर क्वेश्चन पर। तो अगला आपका क्वेश्चन है, आप पधारिए और खाली स्थान ग्रहण कीजिए। यानी कि यहाँ पर आपके सामने एक ही चीज के 4 अलग अलग रूप दिए गए हैं, लेकिन शुद्ध कौन सा है जो यहाँ पर प्रयोग किया जाएगा वो हम लोगों को चूज करना है। ऐसे क्वेश्चन आपको पेट एग्जाम में भी देखने को मिलेंगे, तो हिंदी वहां से आपको अच्छे से कवर करनी, क्योंकि यूपी SSC की हिंदी बढ़िया लेवल की आती है और उसमें आप लोग अच्छे से स्कोरिंग सब्जेक्ट के रूप में भी देख सकते हैं, अच्छा स्कोर कर सकते हैं। तो 10 नंबर क्वेश्चन, आप पधारिए और आसन ग्रहण करिए। आसन होता है, आसन क्या होता है, जहां हम लोग बैठते हैं उसे हम आसन के रूप में जानते हैं। यानी कि आप पधारिए और आसन ग्रहण करिए, बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 11 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, दो विपरीतार्थक शब्दों के बीच किस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कैसे शब्द हैं, विपरीतार्थक शब्द, यानी कि विलोम शब्द हैं। विलोम शब्द के बीच में हम किसका प्रयोग करते हैं, ये आपने समास के अंतर्गत भी पढ़ा होगा। और वहाँ पर जो चिन्ह लगता है, इस प्रकार का चिन्ह आपने देखा होगा। इस चिन्ह को हम किस रूप में जानते हैं, इसे योजक चिन्ह के रूप में जानते हैं। द्वंद्व समास में आपने पढ़ा होगा कि जो उसमें आपके 2-3 अलग अलग चीज़ें बताई जाती हैं, उसमें ही आपका एक पद और आता है कि दो विलोम शब्द जब रखे जाएंगे तो उनको हम योजक चिन्ह से आपस में जोड़ सकते हैं, योजक चिन्ह से उन्हें दिखा सकते हैं। तो ये आपका योजक चिन्ह जो होता है, ये डैश जो लगता है, इसे हम योजक चिन्ह कहते हैं। चलिए बढ़ते हैं 12 नंबर क्वेश्चन पर। क्या दिया गया है, नाक पर सुपारी तोड़ना का क्या अर्थ है। नाक पर सुपारी तोड़ना, तो इसका ये आपका मुहावरा दिया गया और इसका सही आंसर क्या हो जाएगा। ऑप्शंस आपके सामने, जल्दी से कम समय में आंसर जरूर करते रहा करिए, क्योंकि इजी क्वेश्चन है, ज़्यादा समय लगाने की जरूरत नहीं है। और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन है सी नंबर ऑप्शन, बहुत परेशान करना। नाक पर सुपारी तोड़ने का अर्थ होता है बहुत परेशान करना, ये आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन पर। 13 नंबर क्वेश्चन क्या दिया गया आपके सामने, दोहा के विषम चरण में कितनी मात्राएं होती हैं। बहुत अच्छा क्वेश्चन है दोस्तों। यहां से क्या पूछा गया आपसे, विषम चरण में मात्राएं, दोहा छंद में मात्राएं नहीं पूछी गई हैं, दोहा छंद के विषम चरण में। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि विषम चरण कौन सा होता है। तो विषम चरण आपका हो जाएगा दोस्तों, पहला और तीसरा चरण जो होता है वो विषम चरण के रूप में हम लोग जानते हैं। दूसरा चौथा चरण आपका सम चरण होता है। तो यहाँ पर आपके पहले और तीसरे चरण में जब मात्राओं की बात की जाएगी तो हम लोग डी नंबर ऑप्शन को बिल्कुल करेक्ट कर देंगे। 13 मात्राएं दोहा छंद के पहले और तीसरे चरण में होती हैं, याद कर लीजिएगा। आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। एक एक क्वेश्चन को समझिए और आंसर करिए। 14 नंबर क्वेश्चन आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा कार्यालयी प्रारूप नहीं है। इनमें से कौन सा कार्यालयी प्रारूप, सबसे पहले समझिएगा कार्यालयी प्रारूप क्या क्या मतलब है कि यानी कि अगर हम किसी ऑफिशियल वर्क के लिए जाते हैं तो इनमें से किस प्रकार के पत्र का प्रयोग हम नहीं करेंगे, कौन सा उसके प्रारूप के अंतर्गत नहीं आता है। तो सरकारी पत्र तो सीधे सीधे ऑफिशियल होता है। इसके अलावा आपका कार्यालय आदेश जो होते हैं वो भी ऑफिशियल होते हैं, उनमें पत्रांक संख्या पड़ी होती है। इसके अलावा अनुस्मारक पत्र भी आपके कैसे होते हैं, कार्यालयी प्रारूप के अंतर्गत आते हैं। लेकिन आवेदन पत्र आपके जो होते हैं, जब हम फॉर्म फिल करते हैं किसी भी चीज़ के लिए, तो
तो वो आपके कार्यालयी पत्र के अंतर्गत नहीं आते हैं, वो आपके रिक्रूटमेंट के अंतर्गत आते हैं। अब यहाँ आप लोगों को सबसे बड़ी दिक्कत हो रही होगी अनुस्मारक पत्र को जानने में। काफ़ी लोगों ने पहली बार नाम सुना होगा, तो आपको बता दें अनुस्मारक पत्र वे पत्र होते हैं जैसे हमने किसी संस्था के लिए या फिर किसी एक अधिकारी ने दूसरे अधिकारी के लिए या किसी ऑफिशियल वर्क के लिए हमने किसी को पत्र लिखा और उसका जब एक लंबे समय तक जवाब नहीं मिलता तो उस बात को स्मरण कराने के लिए, उस बात को दोहराने के लिए, दोबारा से बताने के लिए हम एक जो पत्र लिखते हैं जिसमें पहली बात को रिपीट करते हैं या फिर पहले पत्र का जिसमें हम रेफरेंस देते हैं, तो वो आपका अनुस्मारक पत्र के रूप में जाना जाता है। सी नंबर ऑप्शन यहाँ पर आपका सीधे सीधे समझ में आ गया होगा और इसका आंसर आपका डी नंबर ऑप्शन है। दोनों को अलग अलग आपको समझना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने अपरिहार्य के लिए उपयुक्त वाक्यांश, यानी कि यहाँ पे देखिए उल्टा पूछ दिया गया। वाक्यांश के लिए एक शब्द पूछा जाता है लेकिन आपको शब्द दे दिया गया, उसके लिए क्या वाक्यांश होगा वो आपको चूज करना है। तो समझिएगा थोड़ा सा टफ है ये। अपरिहार्य के लिए उपयुक्त वाक्यांश, सबसे पहले आपको पता होना चाहिए अपरिहार्य क्या होता है। तो सीधे सीधे आपको समझना होगा अपरिहार्य कारण कहा जाता है यानी कि जो बहुत ही ज़्यादा जरूरी हो, जो बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो। तो यहाँ पर आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, इनमें जो सबसे करेक्ट है डी नंबर ऑप्शन, यानी कि जिसके बिना काम ना चले। अपरिहार्य कारण का मतलब होता है जो बिल्कुल अनअवॉइडेबल हो, बहुत ही ज़्यादा कंपलसरी हो, बहुत ही ज़्यादा अनिवार्य हो, यानी कि जिसके बिना काम आगे नहीं बढ़ेगा, उसे हम अपरिहार्य कहते हैं। यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं हम लोग 16 नंबर क्वेश्चन पर। आपके सामने दिया गया माखन लाल चतुर्वेदी ने, और इसके आगे आपको अंतिम वर्ण दिया गया आत्मा द्विवेदी युग की है। अब आपको यहाँ पर चूज करना है कि हम इसको किस रूप में रख सकते हैं, कौन सा आपका रूप सबसे सही हो जाएगा। तो आप लोग इसे जल्दी से अपने रूप में रखिए, फिर इसका आंसर बताते हैं कौन सा आपका ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन और यहाँ पर आपका सही ऑप्शन क्या हो जाएगा, देखिए जल्दी से क्या क्वेश्चन देखिए। माखन लाल चतुर्वेदी ने, तो यहाँ से हम लोग सबसे पहले उठाएंगे रा को छायावाद युग के विषय में, फिर उठाएंगे वह राष्ट्रीयता, प्रेम और प्रकृति, फिर यह आएगा चुने हैं पर, फिर आएगा ला अभिव्यक्ति की आत्मा द्विवेदी युग की है। यानी कि इन्होंने द्विवेदी युग और छायावादी युग के बारे में कुछ बातें कही, लेकिन इनका सही सीरियल हमको नहीं पता था, यही हमको इसे क्रम में लगाना था। और यहाँ पर आपका डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। सबसे पहले आपका रा आ जाएगा नंबर 1 पर, इसके बाद नंबर 2 पर वो आ जाएगा, नंबर 3 पर आपका या आ जाएगा और नंबर 4 पर आपका ला आ जाएगा। इसके बाद अंत का आपका 6 नंबर वाला वाक्य आपके सामने आ जाएगा। तो डी नंबर ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। चलिए बढ़ते हम लोग आगे 17 नंबर क्वेश्चन पर। याचक को भी अपना खालिस्तान भोजन नहीं देना चाहिए। याचक को कभी यहाँ पर हो जाएगा अपना भोजन नहीं देना चाहिए। कैसा? उच्छिष्ट भोजन। किसको नहीं देना चाहिए? याचक को नहीं देना चाहिए। याद कर लीजिएगा, बहुत अच्छा नए तरीके का क्वेश्चन है। बहुत अच्छे क्वेश्चंस आपको लगातार दिए जा रहे हैं। इन सभी क्लासेस को अच्छे से देखते रहिए, समझते रहिए। अगर कोई भी डाउट हो तो आप लोग तुरंत पूछ सकते हैं, ताकि आपको लगातार क्लासेस से संबंधित क्वेश्चंस मिल सकें, उनको अधिक से अधिक आप लोग तैयार कर सकें। आपके पास अभी प्रॉपर समय है तो उसका पूरा यूटिलाइज करिए, क्वेश्चंस को देखिए और कोई भी डाउट होने पर पूछते रहिए। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस शब्द का अर्थ कमल है? चलिए बताइए जल्दी से, किस इनमें से आपको दिया गया है, इसमें आपको बताना किसका अर्थ जो है वो कमल के रूप में आ जाएगा। आपके सामने ऑप्शंस दिए गए, तुरंत बताइए। तो सही ऑप्शन आपका 18 नंबर क्वेश्चन का हो जाएगा ए नंबर ऑप्शन। ठीक है दोस्तों, ए नंबर ऑप्शन जो आपका दिया गया, जिसमें लिखा गया उत्पल। उत्पल का अर्थ क्या होता है? उत्पल का अर्थ दोस्तों कमल होता है। याद कर लीजिएगा, बहुत बढ़िया, बिल्कुल करेक्ट है। उत्पल का अर्थ किस रूप में हम लोग जानेंगे, तो उत्पल का अर्थ कमल होता है। और साथ ही साथ आपको बता दें, जलद और नीरद, ये आपके जब जल के पर्यायवाची के अंत में हम क्या लगा देंगे, दा लगा देते हैं, तो वो सीधे सीधे आपके बादल के पर्यायवाची बन जाते हैं। यानी कि जलद और नीरद जो बन जाएगा आपका, ये किसका पर्यायवाची है? बादल का पर्यायवाची के रूप में जाना जाएगा। याद कर लीजिएगा, ये भी बहुत अच्छा क्वेश्चन है, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के रूप में जाना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। साथ ही साथ आपको दोस्तों कमल के कुछ नए पर्यायवाची कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताने हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, अर्धशासकीय पत्र में प्रेषिती का नाम कहाँ और
पता कहाँ लिखा जाता। तो दोस्तों अर्धशासकीय पत्र कौन सा होता है? जब कोई विभागीय अधिकारी एक विभाग से किसी अन्य विभाग के लिए कोई जानकारी प्राप्त करता है तो उन ऑफिशियल पत्रों को हम क्या अर्धशासकीय पत्र के रूप में जानते हैं। प्रेषिती यानी कि प्रेषक जो होता है, प्रेषक का नाम, पद और उसका जो पता लिखा जाता वो कहाँ पर लिखा जाता, तो इसका आपका सही ऑप्शन हो जाएगा पत्र के नीचे बाईं ओर, पत्र के नीचे बाईं ओर लिखा जाता, उसका जो नाम होगा वो पता होगा और पद होगा वो चीज़ें हम नीचे बाईं ओर लिख देते हैं। ये अर्धशासकीय पत्र के अंतर्गत ऐसा किया जाता है। ये भी आपके ऑफिशियल पत्र के अंतर्गत आता है। अब आज का अंतिम 20 नंबर क्वेश्चन है, देखिए जल्दी से। कबीर वाणी के डिक्टेटर थे, यह अभिमत किस आलोचक का है? तो आपको पता होगा दोस्तों, जब नया जो हमारा आधुनिक युग आया उसके अंतर्गत कई आलोचक हुए जिन्होंने जितने भी अभी तक प्राचीन युग थे उनके बारे में बातें कही, उन कालों का वर्णन किया और हिंदी इतिहास को अच्छे से समझाया। इसी के अंतर्गत एक आलोचक हुए, उनका नाम है दोस्तों डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी। इन्होंने कबीर वाणी के डिक्टेटर हैं, इन्होंने ही बताया था, कबीर की विशेषता बताते हुए इन्होंने ये बात कही थी, वाणी के डिक्टेटर हैं यानी कि ये वाणी को अपने हिसाब से बना सकते हैं। तो ये आपके आज के 20 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं जो कि हिंदी के महत्वपूर्ण क्वेश्चंस में से आते हैं। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो ज़रूर अधिक से अधिक शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, अधिक से अधिक अपने दोस्तों के साथ भेजते रहिएगा ताकि आपको लगातार इसी प्रकार से क्लासेस दी जा सकें। और साथ ही साथ आप लोग हमसे टेलीग्राम पर मिल सकते हैं, हमारे टेलीग्राम का लिंक नीचे दिया गया है। इसी प्रकार से जुड़ने के लिए बहुत बहुत थैंक यू दोस्तों, धन्यवाद। मिलते हैं अगली क्लास में नए क्वेश्चंस के साथ, नए टॉपिक के साथ।